नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हमने कल पढ़ा था मोकल। ठीक है, मोकल की आपको मालूम हो तो हत्या हो गई थी। कहाँ पर हुई थी, किसने की थी? तो उनकी हत्या की थी चाचा और मेरा ने। चाचा और मेरा कौन थे? छेतर सिंह के जो पासवान थी कमला खातिन, ठीक है, कर्मा खातिन के क्या थे? बेटे थे। और वो भी जो चाचा और मेरा, वो भी हक जताते थे कि भी हमारा भी मेवाड़ पर कुछ हक है। वो भी अपने आप को क्या समझते थे? योग्य समझते थे। तो इस कारण एक बार मैंने बताया था कल कि जैसे कि गुजरात के अहमद शाह का आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमण के समय जो झीलवाड़ा है, गुजरात साइड है, उस साइड मोकल की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था और वहाँ धोखे से चाचा व मेरा ने मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और उसके बाद में अहमद शाह का जो सामना है वो किसने किया था? जो मोकल की रानी थी कमलावती, उसने अहमद शाह के साथ युद्ध किया था और कुंभा को पहुंचाया था सुरक्षित स्थान पर। यहाँ तक कि हमने स्टोरी वगैरह पढ़ ली थी। ठीक है, अब उसके आगे की स्टोरी क्या है? कुंभा को सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया। अब आता है कुंभा। देखो, राणा कुंभा है, उसका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1433 से 68 तक। पिता कौन? मोकल, वही मोकल जिसको छेतर सिंह की जो पासवान है कर्मा खातिन के पुत्रों चाचा व मेरा ने मार दिया था। और अब इनकी ऐसे तो कई रानियां थी। मोकल की एक रानी कमलावती, जिसने अहमद शाह से क्या किया था? अहमद शाह के साथ युद्ध किया था। लेकिन जो कुंभा की माता थी वो कौन थी? सौभाग्यवती देवी। कार्यकाल इनका कितना है? 35 वर्ष। ये पूछा हुआ है। ठीक है, 1433 से 68 तक 35 वर्ष शासन। कुंभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुंभा के दिल्ली सल्तनत के साथ ऐसे कोई खास झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन कुंभा है वो स्थापत्य कला की दृष्टि से, जैसे जो मंदिर, बावड़ियां, किले और कला, नृत्य, संगीत, साहित्य इत्यादि की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कुंभा को लेकर हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी पूछने की पूरी संभावना रहती है। अब संरक्षक रणमल। अब रणमल कौन है? ये कल बता दिया था, आपको पता होगा, हंसाबाई का भाई। अब इस स्टोरी को हम एक बार पेज लेके अच्छे से समझ लेते हैं। आज देखो, आपके मैप बना हुआ ये है राजस्थान का। ठीक है, यहाँ पर है ये मेवाड़। ठीक है, ये इधर मेवाड़, मेवाड़ लिख देते हैं। इधर एमपी मालवा, और इधर ये गुजरात, इधर मंडोर जोधपुर, और इस साइड दिल्ली कर लो। ठीक है, अब हुआ क्या? रणमल है हंसाबाई का भाई, वो यहाँ पर अपने राजपूत शासकों को भर्ती कर रहा है। ठीक है, और अपना प्रभुत्व इस एरिया में बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके मन में क्या था? उसके मन में लालच आ गया था कि भाई अब हमने, जैसे ये मंडोर से इसको निकाला क्या, यहाँ से नाराज होकर ये आया, क्योंकि इसको यहाँ का शासक नहीं बनाया। यहाँ पर आया था राणा लाखा के समय। राणा लाखा के साथ अपनी बहन हंसाबाई का इसने क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और राणा लाखा की हंसाबाई से जो उत्पन्न संतान है मोकल, वो यहाँ का क्या बना? शासक बना था। लेकिन मोकल को किसने मार दिया? जो छेतर सिंह की पासवान के बेटे चाचा वे मेरा ने मार दिया था। अब उसके बाद में कौन बचा है? कुंभा। अब कुंभा यहाँ का क्या कर रहा है? राजकार्य वगैरह, यहाँ पे राजगद्दी पर बैठ गया है। अब कुंभा भी उम्र में कम ही है, लेकिन कुंभा है वो मोकल की तरह, मोकल से ज्यादा इंटेलिजेंट है और उससे ज्यादा वीर भी है। ठीक है, चतुर है बुद्धि में भी। तो मोकल यहाँ का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। अब उसके तो वही नाटक है रणमल के। ठीक है, रणमल पहले बोलता था कि भाई मैं है वो कुंभा की, जो ये मोकल थे, मोकल क्या, कुंभा। अब यहाँ पर गद्दी पर कौन बैठता है? कुंभा। मोकल तो मारा गया ना, है ना? सॉरी, ये थोड़ा गलती से वर्ड स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब ये पहले नाटक कर रहा था कि भाई मैं मोकल, जो मेरा भांजा है, उसकी मैं क्या कर रहा हूँ? देख रेख कर रहा हूँ, उसका ध्यान रख रहा हूँ। धीरे धीरे ये भी बड़ा होगा, शासन भार वगैरह अच्छे से सारा कुछ संभाल लेगा। अब मोकल चले जाने पर अब इसकी नज़र है कुंभा पर कि भाई कैसे ही करके यदि मैं कुंभा को अपने रास्ते से हटा दूं, उसको मार दूं, तो ये मंडोर की सीमा लगती है यहाँ तक, आगे है पूरा का पूरा मेवाड़। तो इस पूरे पर ही राज किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा राज। ये किसके दिमाग में था? रणमल के। लेकिन रणमल खुलकर कुछ भी नहीं बता रहा है, बस चुपचाप अपना कार्य कर रहा है। मंडोर के राजपूत शासक है, उनको यहाँ पर भर्ती करता जा रहा है। और
एक दो बार पूछ भी लिया यहाँ के कोई जो शासक वगैरह थे, जो अपने रावत वगैरह जागीरों के, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर भी एक से बढ़कर एक राजपूत वीर शासक हैं, आप उनको क्यों भर्ती कर रहे हो? बोले कि नहीं ऐसे ही, मैं तो कोई शासन को जो देख रेख है वो ढंग से करने के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ, ना नुकुर करके टाल दिया। लेकिन इसके मन में क्या था कि एक दिन रात ही रात में हम सारा किस्सा पलट देंगे और मेवाड़ की सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन ये बता कुछ नहीं रहा है, साइलेंटली अपना काम कर रहा है। अब होता क्या है, एक बार की बात है, जो यहाँ पे चुंडा था ना, चुंडा इधर मालवा साइड गया था। अब चुंडा कौन था? जो राणा लाखा थे उनका बड़ा पुत्र था, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। मेवाड़ का जो भीष्म भी कहा जाता, भीष्म पितामह, ये ठीक है, ये चुंडा। अब इस चुंडा का एक भाई था, चुंडा का भाई था, उसका नाम था राघवदेव सिसोदिया। राघवदेव सिसोदिया। अब चूंकि ये अभी चुंडा इधर ही है, मालवा साइड अपना काम कर रहा है, उधर चला गया नाराज होकर कि भाई यहाँ पर सामान वगैरह कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, हम तो मेवाड़ के प्रति इतना ऐसे थे, हमने तो राजगद्दी तक ठुकरा दी, और ये हम कोई शक की दृष्टि से देख रहे हैं, कौन? जो हंसाबाई वगैरह। अब हुआ क्या, इसका भाई था एक राघवदेव सिसोदिया, वो यहीं पर था। ठीक है, हंसाबाई का डाउट हमेशा ही इस पर रहता, चुंडा पर, कि ये उल्टा सीधा काम करके मेरे मोकल को नहीं मार दे। अब मोकल चला गया तो भी इसको ऐसा लगता है कि कुंभा को नहीं मार दे। ठीक है, ऐसा लगता था इसको। अब क्या हुआ कि एक बार ये राघवदेव सिसोदिया और जो ये रणमल था, तो उनका इधर मंडोर की साइड यहाँ कोई जगह थी, वहां पर क्या हुआ, रणमल ने कोई आक्रमण किया, उनको हरा दिया, और उनकी जो महिलाएं थी उनको वहां से उठाकर अपने हरम में लाना चाहता था। कौन? रणमल। इसका इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही था महिलाओं की तरफ। ठीक है, तो इस हुआ क्या, जो राघवदेव सिसोदिया था उसने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, महिलाओं को से सम्मान छोड़ देंगे। ये हमारे जो मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी ऐसी कोई नीति नहीं होती, हम महिलाओं को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हम कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। लेकिन रणमल राठौड़ है वो अड़ गया अपनी बात पर कि हम तो ले जाएंगे, और इसके साथ राठौड़ शासक भी ज़्यादा थे मंडोर वाले इधर के। तो इस बात पर तू मैं हुई, और रणमल राठौड़ ने राघवदेव सिसोदिया की क्या कर दी, यहीं पर हत्या कर दी, उसको मार दिया। ठीक है, अब जब ये बात पता चली किसको, हंसाबाई को, कि भाई रणमल ने ऐसा कार्य कर दिया, मेरे भाई ने चुंडा के भाई राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी, तब इसका कोपड़ा हुआ खराब। बोले कि मैं सोच रही थी कि चुंडा ये सब कार्य कर रहा है, चुंडा कहीं ना कुछ गड़बड़ न कर दे। अब देखो चुंडा यहाँ से एमपी चला गया, मालवा चला गया, तो भी मेरा बेटा मोकल मारा गया। ठीक है, उसको वो चाचा और मेरा ने मार दिया, और अब चुंडा का भाई राघवदेव सिसोदिया भी मारा गया। ये क्यों भाई? यदि चुंडा गड़बड़ करता तो उसका भाई थोड़ी मारा जाता है ना। तब इसका दिमाग हुआ खराब कि भाई चुंडा गलत नहीं। अब ऐसे तो कल को चुंडा वहां बैठा रह जाएगा, कोई कुंभा को भी मार देगा। तो हंसाबाई ने लेटर लिखा किसको? चुंडा को, कि बोले चुंडा हमसे गलती हो गई, हमने आपको गलत समझा, आपको जो मेवाड़ है, मेवाड़ को आपकी ज़रूरत है, आप वापस आइए। तो चुंडा वापस कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। अब इसके आगे का घटनाक्रम देखिए, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। स्टोरी समझ में आ रही है ना पूरी? कल का वीडियो देखा हुआ है तो सब कुछ समझ में आएगा। पहले वो वीडियो देखना यदि नहीं देखा तो, और वो देख लिया तब तो बस पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, ये मेवाड़ है, ठीक है, ये मेवाड़। अब ये मेवाड़, यहां पर वापस कौन है? शासक कौन है? अब कुंभा है। चुंडा यहां पर आ ही गया, ये चुंडा। और एक यहां पर कौन है? रणमल। ये यहां पर तीन मेन। हंसाबाई तो है ही, अपने जगह हैं वो तो। अब देखो हुआ क्या, कुंभा ने आते ही कहा कि भाई मेरे जो थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, होते ही पूछा कि भाई मेरे पिताजी थे, उनको किसने मारा? तो बोले कि जो आपके दादाजी थे उनके पिताजी। दादाजी के पिताजी हो गए ना भाई, छेतर सिंह खेता कौन थे? राणा लाखा के पिताजी, यानी कि आपके परदादा। समझ गए? कुंभा के क्या हो गए? परदादा, क्योंकि छेतर सिंह खेता था, उसका बेटा लाखा। लाखा का बेटा कौन हुआ? हंसाबाई से उत्पन्न संतान मोकल, जो कि कुंभा के पिताजी थे। और अब कुंभा बोले कि आपके जो परदादा जी थे उनकी पासवान थी, ठीक है, परदादा जी की पासवान
जो कर्मा खातिन उसके पुत्र चाचा वे मेरा ने आपके पिताजी की क्या कर दी, हत्या। तो कुंभा ने बोला कि अब हम इस जो हत्या की थी उसका क्या लेंगे, बदला लेंगे। तीनों ही निकले सैनिक वगैरह लेके, इनको ढूंढा और चाचा वे मेरा की क्या कर दी, इन्होंने हत्या कर दी, इनको मार गिराया। चाचा वे मेरा दोनों को ही खत्म कर दिया। तो सभी ने कहा वाह भाई कुंभा, बड़े जोरदार आदमी हो तुम तो, है ना, छोटी सी उम्र में ही अपने बाप के हत्यारों का बदला ले लिया। तो कुंभा ने कहा नहीं, अभी बदला पूरा नहीं हुआ है भाई। चाचा और मेरा ने मेरे पिताजी को मारा तो मैंने इसका बदला लिया, अब चाचा वे मेरा को मैंने मार दिया है तो इनके बेटे मुझसे वापस बदला लेंगे, तो अब हम इनके बेटों को भी मारेंगे। तब इनके जो बेटे थे वो थे मेहपा और एक का पंवार। क्या नाम था इनके लड़के थे, उनका नाम था मेहपा और एक का पंवार। आप बस स्टोरी सुनना, नोट्स लिखे हुए मिलेंगे आपको। मेहपा और एक का पंवार बोले कि अब इनको मारेंगे तब समस्या जड़ से खत्म होगी। तब कुंभा इनको ढूंढने निकले, तब तक ये कहाँ भाग गए, मेहपा और एक का पंवार, इधर मालवा, एमपी में जगह है मालवा। और मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। अब ये महमूद खिलजी वो नहीं है खिलजी वंश वाला, ये अपना अलग ही है, महमूद खिलजी फर्स्ट। इसके पास जाकर क्या ले ली, शरण ले ली। कुंभा आया, बोला महमूद खिलजी से कि भाई खिलजी, मेरे पापा के जो हत्यारे थे चाचा वे मेरा, उनके बेटे हैं वो आपके पास है, उनको मुझे दे दो। तो चूंकि महमूद खिलजी कोई ऐसे छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये भी एक शक्तिशाली सुल्तान था, तो इसने कहा कि मैं अपने जो शरणागत है उनको नहीं छोड़ूंगा चाहे जो भी हो। तब इनके बीच में इस बात को लेकर क्या होता है, युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या है, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। अब सारंगपुर का युद्ध कब होता है, तो सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। अब चूंकि राणा कुंभा का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1433 से 68। अब 33 में कार्यभार संभाला और उसके 4 साल बाद ही ये क्या हो गया, 1437 में युद्ध। युद्ध किसके बीच हुआ, राणा कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी फर्स्ट। अब इनके बीच में युद्ध का कारण आपने जान ही लिया। अब खिलजी ने समझ लिया कि ये बच्चा ही है, अभी नया नया पैदा हुआ है और इनकी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, इनके तो घर में ही कले है ना, तो हम ऐसे ही हरा देंगे। यही इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बुरी तरीके से क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, अब ये हो गई कहानी खत्म युद्ध की। कौन सा युद्ध, डेट, किन किन के बीच और कौन जीते, राणा कुंभा। अब राणा कुंभा ने जीतते ही एक स्तंभ का निर्माण करवाया। जो स्थापत्य कला वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके कला संस्कृति में, उनमें वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या बनाया, विजय स्तंभ बनाया। क्या बनाया, विजय स्तंभ। जब ये सारंगपुर का युद्ध जीता था तब इस विजय स्तंभ को हम क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसका निर्माण कब शुरू किया, 1437 में जीत लिया युद्ध को, एक सेकेंड, जीत लिया। तब 1440 में इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण शुरू किया और 1448 में इस युद्ध का जो युद्ध क्या है, इस स्तंभ का जो कार्य, निर्माण कार्य वो संपन्न हुआ। मतलब 8 साल तक बना। 120 फीट ऊंचा है ये कीर्ति स्तंभ और 9 मंजिला इमारत है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। ये जो फैक्ट हैं वो हम नोट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अभी हम आगे से आगे स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी समझ में आ गई, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ कब बनाया, क्यों बनाया। ठीक है, सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया। सारंगपुर युद्ध क्यों हुआ, कहानी मतलब स्ट्रक्चर, ढांचा बनना चाहिए आपके दिमाग में क्लियर। ठीक है, तो चीजें ऐसे रटी हुई तो नहीं रहेगी, आगे से आगे लिंक रहेगी कि अच्छा छेत्र सिंह का ये काम, उसके बाद लाखा जी आए, लाखा जी ने बुढ़ापे में शादी की, फिर मोकल हुआ, तो रणमल वो मामा भांजा थे, रणमल और मोकल, फिर मोकल की हत्या हो गई, छेत्र सिंह खेता की पासवान के वो बेटों ने की, आगे से आगे युद्ध। तो ऐसे क्या होगा, पूरा का पूरा आपके डिजाइन है वो दिमाग में सेट रहेगा। यदि सेट नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो ये सेट रहने का कारण ही यही है। जिन लोगों का जीके अच्छा रहता है ना, वो इसी कारण रहता है। उनको कोई ऐसे थोड़ी अलट सलट कहीं से पढ़ लिया, वो क्या करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आप पिक्चर देखते हो तब आपको पिक्चर इतनी अच्छी क्यों याद रहती है, क्योंकि वो क्या है, आगे से आगे इंटरलिंक्ड है, पूरी कहानी जुड़ी हुई है।
अब कहीं पर कहानी जुड़ी हुई नहीं होती है तब वो पीछे फ्लैशबैक में आके पूरा समझाते हैं, फिर फिल्म आगे बढ़ती है। तो इस वजह से वो पूरी दिमाग में क्या होती है, क्लियर होती है। वैसे ही जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में क्या चलनी चाहिए, पूरी की पूरी पिक्चर चलनी चाहिए, तब जाके आपको एकदम अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे की बात पढ़ते हैं। इससे आगे की कहानी भी सुननी है आप दिल लगा के। ठीक है, अब इसको एक बार रब कर देते हैं। ठीक है, ये रब कर दिया इसको, ये लो जी कंप्लीट। अब वापस बना दो, ये मेवाड़ है यहाँ पर। अब क्या हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। ठीक है, उसके बाद 1438 की बात। अब रणमल के दिमाग में अभी भी यही चल रहा है। ठीक है, 1438 हो गया, अब रणमल के दिमाग में चल रहा है कि भाई धीरे धीरे ये मंडोर तो रणमल का जीता हुआ है। रणमल ने क्या किया, जब मोकल बना ना राजा, इस कुंभा के पिताजी, तो राणा मोकल के समय में इसने वापस ये मंडोर जीत लिया था। अपने जो छोटे भाइयों को जिनको शासक बनाया था उनसे छीन लिया रणमल ने। अब रणमल का यहाँ तो राज है ही, अब रणमल के मन में इसको लेकर लालच आ रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे शासक बन रहे हैं, पहले भांजा बना, भांजा का बेटा बना, कैसे ही करके रास्ते से हटा दें। ठीक है, तब क्या हुआ, इसी समय की एक घटना है 1438 की। रणमल था, रणमल के एक प्रेमिका थी। इस प्रेमिका का नाम था बारमली। अब बारमली एक्चुअल में जो ये कुंभा है, कुंभा की माता का नाम क्या था, कुंभा की माता का नाम आपने पढ़ा शुरुआत में, सौभाग्यवती देवी। कुंभा की माता थी सौभाग्यवती देवी। अब इस सौभाग्यवती देवी की ये क्या थी, बारमली दासी थी। क्या थी, दासी। अब चूंकि रणमल भी यहीं रहता था तो धीरे धीरे पैचअप हो गया इनके। ठीक है, अब ये बारमली ने क्या किया, एक बार की बात है कि बारमली इसको रणमल को पिला रही थी शराब। शराब पिला रही थी। जैसे ही शराब फुल चढ़ी, तब क्या होता है कि जब ज़्यादा शराब पी लेता तो अपने दिल की बात मुंह पर आ जाती है। तब रणमल ने बोला कि बारमली, मैं तुझे एक दिन इस मेवाड़ की क्या बनाऊंगा, महारानी बनाऊंगा। इतना कहते ही बारमली ने कहा कि आपने हुक्म ज़्यादा पी ली, अब आप सो जाओ। क्या बोले कि तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखना मैं तुझे एक दिन जो मेवाड़ की महारानी बनाऊंगा। अब इसका हुआ दिमाग खराब। भाई एक दासी को महारानी का बोलते दिमाग खराब होना ही है। इसने पूछा कि पर बनाओगे कैसे, तो इसने कहा कि भाई ये जो कुंभा है ना, इसको मैं मार दूंगा, और ये जो तुझे दिखाई दे रहा है मैं जो यहाँ पर राठौड़ शासकों को भर्ती करता जा रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी कर रहा हूँ, कोई पागल थोड़ी हूँ, रातों रात गेम पलट दूंगा। तो इसने कहा कि ऐसा कैसे करोगे, आप भले आदमी हो, आपके तो बहन का ही तो साम्राज्य है। कह रहे काहे का भला, राजनीति में कोई भलाई नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ राजगद्दी मेन है। तो ऐसा जब इसको बताता है, ये पूरी स्टोरी बताता है, उसके बाद ये तो सो जाता है। अब बारमली के क्या आपको पता है कि औरतों के पेट में बात पचती नहीं है। ये बारमली गई और इस बात को किसे बता दिया, सौभाग्यवती को, कुंभा की माता को, कि भाई देखो आपके बेटे पर ये संकट है। हालांकि ये प्रेमिका थी इसकी, लेकिन फिर भी इसने बता दिया। जब कुंभा को ये बात समझ में आई, कुंभा को ये बात पता पड़ी, तब कुंभा और ये एक चुंडा, एक मिनट वापस लिखूं, कुंभा और चुंडा भी यहाँ आ गया था, पहले ही बता दिया आपको। तब कुंभा और चुंडा इन दोनों को बात बताई सौभाग्यवती ने। तब चुंडा ने कहा अरे मेरे पे शक किया जा रहा है, और इनके तो हंसाबाई के तो खुद का भाई ऐसा है। तब क्या किया, इन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई अब इसको मारना तो पड़ेगा, वरना ये मुझे इसको खत्म कर देगा कुंभा को। तब कुंभा और चुंडा ने वापस बुलाया किसको, बारमली को। बारमली को बोला, इसका ब्रेन वॉश किया कि देख भाई बारमली, अब तूने ये बात बताई हमको, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें देशभक्ति नजर आ रही है, लेकिन अब हम रणमल को करेंगे खत्म और उसमें करनी है तुझे मदद। तो बारमली ने कहा भाई ऐसे मदद तो मैं कैसे करूँगी, हुक्म मेरे प्रेमी हैं वगैरह वगैरह बातें बताई इसने, बारमली ने। फिर भी कुंभा ने लगातार बताया कि देखो ये देशभक्ति है, तुम भी मेवाड़ का मतलब एक हिस्सा हो, मेवाड़ के राज परिवार का। तब ऐसे करके बारमली को मनाया, और बारमली को बोला कि तुम जहर में जो शराब है, शराब में थोड़ी थोड़ी नींद की गोलियां, हल्का फुल्का जहर वगैरह है वो, मतलब नींद की गोलियां, मतलब बेहोशी की हालत में लाना है उसको, और तुझे कुछ नहीं करना, बस ये काम करना। जैसे तैसे करके बारमली को मनाया, और बारमली ने यहाँ वापस जब
दूसरे दिन इसको शराब पिला रही थी, तब धीरे धीरे उसमें नींद की गोलियां बेहोशी की हालत में ला दिया उसको, पिला पिला के। ठीक है। अब रणमल जैसे ही बेहोश हुआ, कुंभा और चुंडा आ गए अंदर, साथ में लाए कुछ सैनिक। पहले तो कहते हैं रणमल को एक खाट पर क्या कर दिया, बांध दिया। अब रणमल है ना, वो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत शक्तिशाली था, शासक तो था ही भाई, सेना वगैरह तो थी मंडोर की। रणमल खुद भी बहुत ही हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, वजनदार वगैरह, मतलब युद्ध कला में निपुण, तो ऐसा करके खुद बहुत शक्तिशाली वीर योद्धा था। तब इसको इन्होंने अच्छे से बांधा कि भाई यदि मान लो हम व्यक्तिगत रूप से लड़े तो ये हमको मार भी सकता है, ठीक है। इसलिए इसको आमने सामने की लड़ाई में नहीं लड़कर इसको पहले बेहोश करवाया, फिर इसको बांध दिया। तो भी बोलते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि ये जब ये बेहोश हुआ तब बांध दिया इसको। बोले कि ये पूरा बेहोशी में नहीं आया, बेहोशी की हालत में, और इसने इस दौरान भी कई सैनिकों की, बताते हैं कि 26-27 सैनिकों को इसने मार दिया था, ऐसे भिड़ा भिड़ा कर बंधा हुआ ही चारपाई के। फिर इन कुंभा और चुंडा ने इसको मारा, पहले तलवार डालकर मार दिया, फिर बोलते हैं कि इसके टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब जैसे ही इसकी सूचना मिली कि भाई अब रणमल को कुंभा और चुंडा ने मार दिया है, क्योंकि इस पर वो राजद्रोह का आरोप था, यह मतलब राजा के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा था, इस कारण रणमल की हत्या कर दी कुंभा ने। और जैसे ही ये सारी स्टोरी फैली, इसका एक बेटा था, रणमल का बेटा, बेटे का नाम था जोधा। ये जोधा यहाँ से भागा। अब ये क्यों भागा? क्योंकि कुंभा ने, इसको मालूम था कि कुंभा समस्या को करता है जड़ से खत्म। चाचा और मेरा को मार दिया तो भी उसके बेटे को मारा। अब ये सोचेगा कि भाई रणमल को तो मार दिया, लेकिन इसका बेटा बदला लेगा तो ये मुझे भी मारेगा। तो ये जोधा है, ये यहाँ से भागता है, और भागकर कहाँ चला जाता है? बीकानेर साइड जाता है। और बीकानेर में एक गांव है, कोहनी नाम का एक गांव है। कोहनी गांव में जाकर वहां पर छिप जाता है। कोहनी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, काहुनी रखो, सॉरी, कोहनी नहीं, काहुनी, क्या नाम है? काहुनी गांव में जाकर ये छिप जाता है। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना, 6 से 7 बार रिपीटेड है, अलग अलग एग्जाम में पूछी हुई है कि जो जोधा था वो भागकर कौन से गांव में छिपा या किस जगह छिपा, तो बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर छिप गया, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में आपको। अब आगे की और स्टोरी बताते हैं आपको, और क्या क्या होता है। 1438 में हो गई रणमल की हत्या, किसकी सहायता से? बारमली, उसकी प्रेमिका बारमली की सहायता से। अब देखो और क्या बात है। अब होता क्या है, जैसे ही उसको मारा, पेन लेते हैं, मेवाड़ से रणमल को मारा, ठीक है। तो रणमल के अंडर में था क्या? मंडोर, जोधपुर। अब ये मंडोर की सीमा वगैरह यहाँ से लेके पूरा मेवाड़ अब किसके अंडर में आ गया? कुंभा के अंडर में आ गया, ठीक है। कहाँ तो पहले बात ये हो रही थी कि रणमल ने सोचा था कि इस पूरे क्षेत्र पर मैं अधिकार कर लूंगा, और अब किसका हो गया? कुंभा का हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि कुंभा है वो समस्या को जड़ से क्या करता है? खत्म करता है। तो कुंभा ने अपने गुप्तचर वगैरह लगाए कि भाई बीकानेर, काहुनी, जहां कहीं पर भी दिखाई दे, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ का कितना भी भूभाग है, जो भी जहां पर दिखाई दे उसको मार गिराओ। किसको? जोधा को। जोधा जो कि बेटा था रणमल का, ठीक है। अब देखो रणमल और इधर है हंसाबाई। हंसाबाई का बेटा कौन हुआ? मोक्कल, जो कि मारा गया। उसके बाद में उसका बेटा कौन है? कुंभा। तो कुंभा हंसाबाई का क्या है? पोता है। और इधर रणमल का बेटा कौन है? जोधा। तो हंसाबाई और जोधा, इनमें क्या रिलेशन है? जोधा के बुआ है कौन? हंसाबाई। और हंसाबाई का भतीजा कौन है? जोधा। अब जोधा को मालूम चला कि भाई 1438 से भागा हुआ है, देख लो आप, और 1438 से भागा हुआ है और अभी भी भाग रहा है, ठीक है। तो इसको पता चला कि अब हमको एक ही बचा सकता है, कौन? हंसाबाई। तो उसने अपनी बुआ को खत लिखा कि बुआ आपके पोते को मनाओ, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, मैं तो खुद मर रहा हूँ, क्या उसको मारूंगा? वो सोच रहा है कि वो मुझे मार देगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और आप मेरी प्राणों की क्या करो? रक्षा करो। तब हंसाबाई ने 1452-53 में, कहीं 52 लिखा हुआ मिलता है, कहीं 53 लिखा हुआ मिलता है, इस टाइमिंग पीरियड में 1452-53 में, अब देख लो कितना समय होगा, 1438 से भागा हुआ और 52-53 तक भाग रहा था, ठीक है। छुप रहा था कहीं यहाँ कहीं वहाँ, ठीक है। 13-14 साल हो गए। अब
तो हंसाबाई ने 1452-53 में जो जोधा था, जोधा और कुंभा के बीच में क्या करवाई, संधि करवाई, और उस संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि। बोलते हैं कि इस आवड़ बावड़ नाम ऐसे है कि आंवला और बबूल के पेड़ वगैरह थे इधर सीमा पर, तो बता दिए कि उस तरफ वाले पेड़ है वो तुम्हारे, इस तरफ वाले पेड़ है वो कुंभा के, ऐसे मतलब सीमा का निर्धारण कर दिया। और बता दिया कि जोधा इधर तेरे मंडोर वाला क्षेत्र तेरा और इधर कुंभा तेरा, अब लड़ना नहीं है, लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये बात बता के इनके बीच में कर दी संधि, और इस प्रकार जो जोधा था उसको भी अपना खोया हुआ क्या मिल गया, राज्य मिल गया। अब चूंकि इन्होंने कहा कि भाई इतनी बात हुई है, भाई इसके बाप ने इसको मारने का षड्यंत्र रचा, कुंभा को मारने का रणमल ने, तब आगे भी कोई लड़ाई ना हो जाए, इसलिए इनके बीच में क्या बना दो, वैवाहिक संबंध बना दो, संधि बना दो एक दूसरे के। तो जोधा था, जोधा की भाई चूंकि शादी तो हुई थी, अब भागता फिर रहा है तो क्या हुआ, पत्नी वगैरह तो थी, तो इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था, श्रृंगार देवी। और इधर कुंभा का एक बेटा था, उसका नाम था रायमल, ठीक है। तब बोले कि जो ये श्रृंगार देवी है, अब श्रृंगार देवी की शादी किससे कर दो, रायमल से कर दो, ताकि ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, समधि बन जाएंगे, वैवाहिक रिश्ते हो गए। ये एक प्रकार का राजनीतिक विवाह था। हालांकि आप ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बुआ के जो पोता है, बुआ का पोता, उसके बेटे को ही अपनी बेटी कैसे दे देगा, ये तो परिवार में ही है ना। लेकिन ये ऐसे होते थे, ये राजनीतिक विवाह थे। तो राजनीतिक विवाह होते थे ऐसे, किस कारण होते थे, इसी कारण होते थे कि आपस में ये झगड़े नहीं। तो इनको बना दिया संधि, इनकी हो गई शादी। ये रायमल कौन है, ये रायमल वही है जो आगे जाकर अपने राणा सांगा पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही जोश जुनून तेज तर्रार राणा सांगा, उसके पिताजी हैं ये रायमल, ठीक है। ये स्टोरी हम आगे बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वापस अलग अलग सीमाएं खींचती है और ये चीज़ होती है। आ गई बात समझ में। अब इससे आगे की स्टोरी मैं आगे और बताऊंगा, तो पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं। तो चलो नोट्स पर, अब नोट्स पर आ जाओ, ठीक है। आ गए नोट्स पर। अब हम नोट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है, राणा कुंभा ये शासनकाल, पिता का नाम मोक्कल, माता सौभाग्यवती देवी, कार्यकाल 35 वर्ष, संरक्षक रणमल। अब जो मैंने स्टोरी बताई थी ना, उसके जो पॉइंट बनाकर इसमें लिखे हुए हैं। रणमल की वजह से इस समय मेवाड़ में जोधपुर के राठौड़ों का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि वो यहाँ पर उनको क्या कर रहा था, भर्ती कर रहा था। रणमल ने चुंडा के भाई राघवदेव सिसोदिया की महिलाओं के मान सम्मान की बात को लेकर हत्या कर दी। वह बात जिसमें मैंने बताया था कि वो महिलाओं को ले जाना चाहता था अपने हरम में, इस बात को लेकर हत्या कर दी। हंसाबाई को माजरा समझ में आने के बाद चुंडा को वापस बुला लिया। जब उसको पता चला कि भाई मोक्कल को मार दिया गया है और चुंडा के भाई राघवदेव सिसोदिया की भी हत्या कर दी, तब इसको क्या बुला लिया, वापस बुला लिया। अब देखो, महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान, इसको हिंदू सुल्तान भी लिखा हुआ, सुल्तान भी लिखा हुआ मिलता है ऐसे, ठीक है। तथा अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। ये उपाधियां हैं, हम उपाधियों को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन बीच में आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी जैसे वीडियो खत्म होने वाला होगा ना, वहां पर उपाधियां वगैरह सब अलग से लिखा हुआ है डिटेल से। सारंगपुर का युद्ध हुआ था किस किस के बीच, राणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा वाले के बीच। विजय कौन होता है, कुंभा। कारण क्या था, महाराणा कुंभा द्वारा सुल्तान महमूद खिलजी से चाचा के लड़के मेहपा पंवार व एका की मांग करने पर सुल्तान द्वारा शरणागतों को छोड़ने से इनकार करना। यह था रीजन लड़ाई का। सारंगपुर की विजय की उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। 1440 से 48 तक 8 साल निर्माण कार्य चला। 90 लाख इसमें खर्च भी हुए। आगे सारा लिखा हुआ मिलेगा। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, सब कुछ आएगा आगे, है ना। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ है, इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। ऊंचाई इसकी 120 फीट, 9 मंजिला इमारत है। ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से क्या है, अलंकृत है, मूर्तियों से भरा हुआ है, पूरे में मूर्तियां ही मूर्तियां हैं हिंदू देवी देवताओं की। और देखो, अब ये जो युद्ध हुआ ना, कौन सा युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, राणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में। बताते हैं कि कुंभा ने इसमें अपनी वीरता का इतना परिचय दिया कि सुल्तान को बंदी बनाकर कहाँ लेकर आ गया, मेवाड़ लेके आ गया उसको बंदी बनाकर, कि भाई तूने मेरी बात नहीं मानी तो कुंभा की बात नहीं मानने का ये असर होता है। और इस चीज़ की पुष्टि कौन करते हैं, जो कविराज श्यामल दास थे, उन्होंने अपने ग्रंथ वीर विनोद में इसकी पुष्टि की है।
कविराज श्यामलदास द्वारा लिखित ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान को बंदी बनाकर साथ ले जाता है। और देखो आगे क्या होता है। 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या प्रेमिका बारमली की सहायता से, ये स्टोरी बता दी। रणमल का पुत्र जोधा चित्तौड़ से जान बचाकर भाग गया। वे बीकानेर के काहुनी गांव में छिप गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा हुआ है काहुनी गांव। कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा को प्रधान सेनापति बनाकर बेंगू का जागीरदार बना दिया। अब ये चुंडा अच्छा आदमी था, कुंभा को मालूम चला, ठीक है, तो चुंडा को क्या बनाया, एक तो प्रधान सेनापति बना दिया और बेंगू का जागीरदार भी बना दिया। अब ये बेंगू कौन सा है, आगे जाके बेंगू का किसान आंदोलन वगैरह होंगे ना, वही बेंगू है। इसको अलग से पढ़ेंगे बाद में डिटेल से, अभी बीच बीच में बता रहा हूं आपको थोड़ा बहुत। हंसाबाई के प्रयासों से 1452-53 में कुंभा व जोधा में आवल बावल की संधि हुई। इसके अंतर्गत जोधा को अपना राज्य मिल गया, ये बात भी बता दी। अब इनके बीच में जो वैवाहिक संबंध हुए वो चीज़ इसमें बताई गई है, ये बनाया मैंने थोड़ा डायग्राम। रणमल है, उसका बेटा जोधा, जोधा के ये हंसाबाई क्या लगती है, बुआ लगती है। और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, हंसाबाई का बेटा मोकल, मोकल का बेटा कुंभा, तो हंसाबाई के कुंभा क्या हो गया, पोता। कुंभा के एक बेटा था रायमल, इससे किसकी शादी कर दी, श्रृंगार देवी की। ये हुआ इनके बीच में राजनीतिक विवाह। ये श्रृंगार देवी है जो जोधा की पुत्री, इसी ने आगे जाकर चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये हमने अभी तक जो पढ़ा ना, जो स्टोरी वगैरह मैंने आपको समझाई थी वो मैंने नोट्स में पढ़ा दी। अब इसके बाद में और क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी और होती है, वो क्या है उसको भी समझते हैं। मैप पर थोड़ा रब कर लूँ मैं इसको, फिर बताता। यहाँ पर है मेवाड़, ठीक है, ये हो गया मेवाड़। और इधर मालवा, मालवा वही महमूद खिलजी फर्स्ट यहाँ पर, जिसको बुरी तरीके से हराया था। कौन से युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में। और इधर है गुजरात, गुजरात में एक शासक है कुतुबुद्दीन। अब हुआ क्या, एक संधि हुई, उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि यह कब होती है, 1456 में, यानी सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में और ये बात है 1456 की, यानी कि लगभग उससे 19 साल बाद। अभी भी महमूद खिलजी के दिल में एक बात चुभ रही है कि यार इसने हराया बुरी तरह। तो अब इसको पता चला कि देखो साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, मंडोर तक इसका, कुंभा का, अकेले हरा नहीं सकते। तो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो गए, एक हो गए। इनके बीच में संधि हो गई कि हम दोनों मिलकर राणा कुंभा को हराएंगे और इतना बड़ा भूभाग है इसको हम क्या कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। इस बात को लेकर जो संधि हुई उसी संधि को कहते हैं चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब हुई, 1456 में। अब देखो ये चीज हो गई, संधि हो गई, और इसी संधि के तहत 1456 से एक साल बाद 1457 में एक युद्ध होगा। वो युद्ध है वो किस किस के बीच में होगा, इधर तो होगा राणा कुंभा और उस तरफ होगी जो कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी दोनों की मिक्स सेना। कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी फर्स्ट, इन दोनों की सेना, इन दोनों से एक साथ युद्ध करेगा कौन, राणा कुंभा। और जीत किसकी होगी, राणा कुंभा रहेगा इसमें विजय। एक चीज ध्यान में रखना, राणा कुंभा है वो अपनी जिंदगी में कभी हारा नहीं, वो किसी भी युद्ध में नहीं हारा, वो आजीवन अजय ही रहा, ठीक है। तो कहीं कुंभा को हरा मत देना, भूल जाओ कहीं युद्ध में कौन हारा वगैरह, हमेशा ध्यान रखना कुंभा हमेशा ही जीतेगा, ठीक है। इसने अपने जीवन काल में कभी किसी युद्ध में हार देखी नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और ये युद्ध है वो बदनौर का युद्ध कहलाता है। कौन सा युद्ध कहलाता है, बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब होता है, 1457 में होता है। ये बदनौर कहाँ पड़ता है, ये है भीलवाड़ा, ठीक है, ये युद्ध। अब इस चीज को हम पढ़ लेते हैं नोट्स में और उसके बाद में आगे का देखते हैं। नोट्स पर आ जाओ। चंपानेर की संधि 1456 में गुजरात के कुतुबुद्दीन व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य
राणा कुंभा को पराजित करने के लिए हुई। उसके बाद में इस संधि के तहत बदनौर का युद्ध होता है 1457 में, राणा कुंभा और कुतुबुद्दीन प्लस महमूद खिलजी दोनों से। और विजित कौन होता है? कुंभा। बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। अब देखो ये हो गए युद्ध वगैरह सारे यहीं तक। अब आगे आता है राणा कुंभा है वो बहुत साहित्य प्रेमी आदमी था, मतलब नृत्य संगीत जो आपके साहित्य वगैरह लिखना, इस प्रकार कवि टाइप का आदमी था, है ना। साहित्य भी लिखता था, अच्छा साहित्यकार था। और शिल्प कला, इनका कलाओं का मतलब बहुत ही शौकीन आदमी था। इसने खूब महल किले बावड़ियाँ खूब बनाए हैं। अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें कोई स्टोरी नहीं है, अब इसमें डायरेक्ट फैक्ट हैं। उन फैक्ट को हम नोट्स में सीधे सीधे पढ़ते जाएंगे और उनको आपको एज इट इज याद रखना है। टिप्स पर रहना चाहिए सब कुछ, है ना। एकदम क्रीम क्रीम है पूरे नोट्स में। देख लो आप, नोट्स हैं, बाकी भी नोट्स हैं, उनसे कंपैरिजन करके देख लेना आपको किस प्रकार लगे, है ना। तो ये चीज़ें आओ पढ़ते हैं। राणा कुंभा का कला और संस्कृति में योगदान। तो पहला है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ। ये कब बनाया था? जो सारंगपुर का युद्ध था 1437 वाला, उसमें जब राणा कुंभा विजित हुआ था, महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ हुआ ना युद्ध, उसमें जब विजित हुआ तब यही कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ बनाया। अब इसका निर्माण कार्य चला 1440 से 48 तक, 8 साल। मंजिल है इसमें कितनी? 9 मंजिला इमारत है। ऊंचाई है 120 फीट और 122 फीट। अब देखो 120 फीट लिखा हुआ मिलता है कई जगह, और यदि 122 मिल जाए तो फिर किसको राइट करना है? 122 को। चौड़ाई कितनी है इसकी? 30 फीट। सीढ़ियाँ कितनी लगी हुई है? 157। अब ये कीर्ति स्तंभ है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। बताते हैं कि यहाँ पर एक भगवान विष्णु की मूर्ति भी लगी हुई है, ठीक है। शिल्पी कौन थे बनाने वाले? जेता, नापा, पुंजा और पौमा। अब ऐसे कैसे याद ही करने, इनको समझना कुछ नहीं है, बस बार बार पढ़ो, याद हो जाएंगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसकी रचना किसने की थी? कवि अत्रि ने की थी और उसका पुत्र था महेश। बताते हैं कि पहले कवि अत्रि ने इसको शुरू किया, बाद में इसकी मृत्यु हो गई तो महेश ने इसे क्या किया? पूरा किया। ऊपरी भाग पर इसकी जो 9 मंजिला इमारत है उसकी सबसे ऊपरी भाग पर बिजली गिरने से वो क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था कीर्ति स्तंभ। तब महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया। ये चीज आगे हमको पढ़ने को मिलेगी जब कभी मेवाड़ पढ़ेंगे तब, है ना। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये तो हिंदू था तो फिर इसने अल्लाह क्यों लिखवाया? तो देखो ये चूंकि हिंदू था लेकिन ये सभी धर्मों का आदर करता था, ठीक है, इस वजह से लिखा है। और कुछ बोलते हैं कि इसके जो सेनापति वगैरह, इसकी सेना में काफ़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी थे, तो इन सब जो सांप्रदायिक सद्भावना को ध्यान में रखते हुए इसने तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखाया? अल्लाह लिखाया। इसमें कुल 90 लाख रुपए खर्च हुए उस टाइम के। इसे भारतीय मूर्ति कला का क्या कहते हैं? विश्वकोश और विष्णु ध्वज कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरे कीर्ति स्तंभ में जगह जगह हिंदू देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तो कर्नल टोड बताता है कि यह तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। अब ये उस साइड का ही है बाहर का, तो वहीं से तुलना करेगा। ध्यान में रखना है कि भाई फर्ग्यूसन ने किससे तुलना की? रोम के टार्जन से। राजस्थान की यह एक ऐसी प्रथम इमारत है, कौन? कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ है, वो एक पहली इमारत है राजस्थान की जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और पढ़ो इसके बारे में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, राजस्थान विश्वविद्यालय और जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? कीर्ति स्तंभ है। आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स वगैरह है उनमें कीर्ति स्तंभ का लोगो लगा हुआ आप देख लोगे, ध्यान से देखना। उपेंद्र नाथ डे, ये पूरा नाम है ना, अलग अलग नहीं। उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा। पूछ सकते हैं कि भाई विष्णु ध्वज किसने कहा? उपेंद्र नाथ डे ने। अब देखो आगे आता है जैन कीर्ति स्तंभ। अब मैं आपको बता दूं कि ये कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ, ये कीर्ति स्तंभ को क्या बोलते हैं? विजय स्तंभ बोलते हैं। अब ये कीर्ति स्तंभ अलग है और जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। हो सकता है आपको कई गाइड में दोनों को एक ही बताया हुआ मिल जाए, लेकिन दोनों ही क्या हैं? अलग अलग हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, यहीं से गांठ बांध लेना इस चीज़ को कि ये दोनों क्या है? अलग अलग है।
अब देखो इसका निर्माण तो राणा कुंभा ने करवाया, क्यों करवाया वगैरह सब बता दिया। अब जैन कीर्ति स्तंभ का भी बता दूं। यह चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसी में ही है। 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा शाह, जीजा शाह कौन था? बगेरवाल। जीजा शाह बगेरवाल ने इसका निर्माण करवाया। जैनों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ को ये क्या है? समर्पित है। 7 मंजिला इमारत है। ऊंचाई इसकी 76 फीट है। सीढ़ियाँ लगी हुई है इसमें 96। कुंभा को भारतीय वास्तुकला का जनक भी कहते हैं। ठीक है, कुंभा को भारतीय वास्तुकला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये यहाँ तक इमारत हो गई पूरी कंप्लीट, है ना। ये नीचे अलग से है नोट्स। इमारत के बारे में चर्चा यहाँ पर खत्म। 7 मंजिला इमारत, ऊंचाई 76 फीट, सीढ़ियाँ कितनी है? 96। अब अगला पॉइंट पढ़ो। कुंभा को भारतीय वास्तुकला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कुंभा मेवाड़ के 84 किलों 84 जो फोर्ट हैं, किले हैं, उनमें से 32 का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। तो देख लो स्थापत्य कला में इसका कितना योगदान है। इसने मंदिर बावड़ियाँ खूब बनाए, किले वगैरह, है ना। निर्माण कार्य का तो एक तरीके से आप शौकीन ही समझो इसको। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी था कुंभा। अब देखो एक तो इसके लगातार मालवा और गुजरात वालों से क्या चल रहे हैं? युद्ध चल रहे हैं। दूसरी तरफ पहले पारिवारिक कलह से निपटा। और देखो भाई 35 साल का राजकार्य में इसने क्या क्या किया? परिवार को पहले सही किया, बाद में इसने जो ये स्थापत्य कला वगैरह इसको भी देखा। मालवा और जो गुजरात के साथ युद्ध भी लगातार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब मल्टी टैलेंटेड आदमी था। आगे देखो कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ है? राजसमंद में। कुंभा द्वारा अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर बनाया गया इसको। अब कई समझते हैं तो कि भाई कुंभा है तो कुंभा ने अपने नाम पर ही कुंभलगढ़ बना लिया होगा। नहीं, इसने अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर बनाया। ठीक है, राजसमंद में स्थित है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? मंडन है। ठीक है, बहुत ही शानदार किला है ये कुंभलगढ़ वाला। आगे देखो कटारगढ़। ये कटारगढ़ है, ये इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। ये राणा कुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थल है। ये पर्सनल बनाया था कटारगढ़ को कुंभा ने स्वयं के रहने के लिए, और इसलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कहते थे। क्या कहते थे? मेवाड़ की आंख। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो महेश द्वारा बनाई गई या लिखी गई या रचित है। और कब बनाई? 1460 में। अचलगढ़ सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही में है। 1453 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। और कुंभा ने बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग भी बनाए थे। कहाँ पर? सिरोही में। इस बसंती दुर्ग का तो एक बार पूछा हुआ है, शायद राजस्थान पुलिस में पूछा होगा। ठीक है, हाँ राजस्थान पुलिस में ही है। बसंती दुर्ग का पूछा। ये कहाँ पर है? सिरोही में। आगे देखो और इसने क्या क्या बनाया। बोमट दुर्ग बनाया भीलों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए। बेराठ दुर्ग बनाया मेरों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। बदनौर भीलवाड़ा के निकट बनाया ये। ठीक है, बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा। चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर। कुंभलगढ़ व अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर बनाता है। अब देखो चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर बनाता है ये चित्तौड़ में, उसका नाम तो है कुंभ श्याम मंदिर। और जो कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में क्या बनाता है मंदिर, उसका नाम है कुंभ स्वामी मंदिर। है दोनों ही मंदिर किसके? विष्णु के। ठीक है, नाम अलग अलग है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का मंदिर भी बनवाया। अब श्रृंगार चौरी क्या है इसको पढ़ो। श्रृंगार चौरी एक जैन मंदिर है। कुंभा के जैन मंत्री बेलोक ने 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की स्मृति में बनाया। नेक्स्ट रणकपुर के मंदिर। ये सब इसके समय हुए हैं। ये जितने भी बने हुए हैं ना, ये सब राणा कुंभा के जो शासनकाल है उसी के दौरान है, इसलिए हम इनका क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। रणकपुर के मंदिर 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी धर्नक शाह ने बनाए। शिल्पी था देपाक। 1444 इसके अंदर क्या है? खंबे हैं। इतने खंबे होने के कारण इस मंदिर को स्तंभों का वन भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो पुनर्निर्माण भी किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। मीरा मंदिर भी बनवाया। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि भाई मीरा का जन्म तो इसके बाद में हुआ ना, राणा कुंभा के बाद में आएगा
जो राणा कुंभा का बेटा था रायमल, रायमल का बेटा आगे सांगा, सांगा के बेटे भोजराज को जो मीराबाई थी मेड़ता वाली, उनके साथ क्या थी, शादी की हुई थी। अब बताते हैं कि ये तो बहुत आगे जाकर आएंगे, अभी मीरा का जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर मीरा का मंदिर कैसे बनवा दिया। तो हुआ क्या था, ये छोटा सा ही मंदिर है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मंदिर बनाया था कुंभा ने। किसका बनाया था, भगवान विष्णु वगैरह, भगवान विष्णु का क्या बना दिया, मंदिर बना दिया। अब आगे जाकर जब भविष्य में मीरा यहाँ आएगी चित्तौड़, तब मीरा इसी मंदिर में अपना जो भक्ति वगैरह है वो यहीं पर करती थी, पूजा पाठ गुणगान वगैरह वो सारा कुछ यहीं पर करती थी। तब लोग कहने लग गए कि ये तो क्या है, मीरा का मंदिर है। ठीक है, आ गया कंसेप्ट समझ में। अब देखो, ये तो था स्थापत्य कला, मतलब मंदिर, किले, बावड़ियाँ जो भी बनाए वो सारे। अब राणा कुंभा का साहित्यिक योगदान क्या क्या है, उन्होंने साहित्य में क्या क्या किया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ऐसे लग रही होगी कि हम तो दिल्ली सल्तनत से जो संबंध पढ़ रहे थे मेवाड़ के, अब दिल्ली की तो बात नहीं कर रहे हम, और राणा कुंभा के ये बखान क्यों कर रहे हैं। तो ये बखान इसलिए करते हैं कि राणा कुंभा का क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, आता ही है लगभग हर बार। अब राणा कुंभा को इसके अलावा और कहीं पर अलग से मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई राणा कुंभा का ही अलग से बताओ। हालांकि हम आगे कला संस्कृति पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मेंशन नहीं किया हुआ। और ये राणा कुंभा का जब टॉपिक पढ़ते हैं, राणा कुंभा का नाम आते ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसके साहित्य कला वगैरह है ना, राणा कुंभा के बारे में हल्की सी चर्चा हो जाए ना, तो राणा कुंभा को पूरा ही पढ़ लिया करो, क्योंकि फिर कुंभा पर ही नजर रहती है एग्जामिनर की, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब देखो राणा कुंभा का साहित्यिक योगदान। संगीत राज, भारतीय संगीत की तीनों विधाओं, नृत्य, वाद्य, गीत का वर्णन है किसमें, संगीत राज में। यह भी किसने लिखा था, राणा कुंभा ने। अब इसके 5 भाग हैं, किसके, संगीत राज के। उन 5 भागों के नाम, पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। अब इन 5 को याद कैसे रखोगे कि जब आप पाठ को गाते हुए गीत के माध्यम से पढ़ते हो तब आपको रस आता है, मतलब ऐसे आनंद मिलता है। ठीक है, ऐसे अटैच कर लेना, इनको बना बना के याद कर लेना ट्रिक से। और क्या क्या लिखा साहित्य, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, इसके भी क्या हैं 7 अंग हैं कामराज रतिसार के। संगीत सुधा, हरिवार्तिक, संगीत क्रम दीपिका, एक लिंग महात्म्य। अब देखो, एक लिंग महात्म्य के रचनाकार तो हैं कान्हा व्यास, लेकिन इस एक लिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है राजवर्णन, वो किसने लिखा, कुंभा ने लिखा। प्रथम भाग राजवर्णन कुंभा ने लिख दिया, बाद में बोले कान्हा जी को कि कान्हा व्यास जी अब आप आगे आप देखो इसको। ठीक है, और क्या क्या लिखा, नंबर 9 चंडी शतक, संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद पर भी क्या लिखी थी, टीका लिखी थी। ठीक है, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ भी कहा जाता है इसको, यह भी लिखा था कुंभा ने। नवीन गीत गोविंद और वाद्य प्रबंध। तो मतलब कुंभा का साहित्य में बहुत ही योगदान है। तो देखो हुआ ना मल्टी टैलेंटेड, एक तो पूरी अपने जो जीवन काल था उसमें कभी भी युद्ध नहीं हारा, तो मतलब वीर भी था, और साहित्य भी देखो, साहित्य किताबें वगैरह भी लिख रहा है, साथ ही साथ स्थापत्य कला का भी पूरा ध्यान रख रहा है, कवि भी है, नृत्य संगीत हर चीज का क्या था, शौकीन था। साहित्यकारों को तो ये विशेष तौर पर अपने दरबार में क्या देता था, स्थान सम्मान मान सम्मान सब। साहित्यकारों का तो ये एक तरीके से समझ लो संरक्षक ही था। ठीक है, अब इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे उनके बारे में भी पढ़ लें। भाई विद्वान आदमी है तो विद्वानों के साथ रहेगा। सारंग व्यास ये कुंभा के संगीत गुरु थे। कान्हा व्यास ये कवि थे। रमाबाई कौन थी, जो राणा कुंभा है उनकी पुत्री थी, इसको जावर का परगना दिया गया था। रमाबाई वागेश्वरी, इसको वागेश्वरी भी कहते हैं, ये संगीत की ज्ञाता थी। ठीक है, और इसके अत्रि और महेश भी इसके दरबार में थे। मंडन कौन था, शिल्पी था। ठीक है, इसका ग्रंथ है रूप मंडन। अब रूप मंडन में किस चीज का वर्णन है, मूर्ति कला विषय ग्रंथ है, मूर्ति कला के बारे में वर्णन है। अब देखो इस मंडन ने और भी कई सारे अपने भाई साहित्य लिखे। क्या क्या लिखे, प्रासाद मंडन। अब ये मंडन लगा हुआ है ना पीछे, ये सारे इसी के लिखे हुए हैं। प्रासाद मंडन में देवालय निर्माण के बारे में लिखा हुआ है। राजवल्लभ में आवासीय गृह, नगर रचना,
राज प्रसाद, इनके बारे में लिखा हुआ है। अब देखो भाई, ये शिल्पी है, इंजीनियर आदमी है मंडन जी। तो अब इंजीनियर आदमी है, अब वो किसका जो ग्रंथ वगैरह लिखेंगे तो वो किसके बारे में लिखेंगे? अब रूप मंडन बनाए, अब मूर्ति कला के बारे में लिख दिया, मूर्तियां ऐसे बनाओ। देवालय जो मंदिर वगैरह हैं उनके बारे में एक ग्रंथ लिख दिया। आवासीय गृह और नगर की रचना किस प्रकार करनी है, राजप्रसाद महल वगैरह कैसे बनाते हैं वगैरह, उनकी जानकारी लिख दी। तो अब देखो, इंजीनियर आदमी है, इंजीनियरिंग की बुक लिखेगा बीटेक की। देव मूर्ति प्रकरण, इसमें मूर्ति निर्माण व स्थापना के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के बारे में है। शाकुन मंडन, अब भाई निर्माण कार्य करता है तो शकुन अपशकुन का भी ध्यान रखता है, तो शकुन अपशकुन के बारे में भी लिखा। कोदंड मंडन, इसमें धनुर्विद्या के बारे में लिख दिया। वैद्य मंडन, बीमारियों के बारे में। वास्तुसार और वास्तु मंडन, अब देखो बीमारियां, MBBS भी कर रखी इसने, सारा कुछ देखो कितना, ये भी मल्टी टैलेंटेड आदमी। धनुर्विद्या, फाइटिंग के बारे में भी लिख दिया इसने, लड़ाई वगैरह कैसे होती है ये धनुर्विद्या के बारे में भी लिख दिया। वास्तुसार और वास्तु मंडन। इसके बाद में हीरानंद मुनि आते हैं। हीरानंद मुनि हैं, उनको कुंभा अपना गुरु मानते थे। कविराज की इनको क्या दी थी, उपाधि। ठीक है। अब देखो, एक पहले गुरु आए थे, ये तो सिर्फ संगीत गुरु थे, लेकिन इनको कुंभा अपना ओवरऑल गुरु मानता था। हर तरीके से कोई निर्णय लेना हो, कुछ भी करना हो, किसको, हीरानंद मुनि को। अब ये गोविंद, ये मंडन जी इंजीनियर साहब का बेटा गोविंद, ठीक है, मंडन का पुत्र। इसने लिखा था उदार धोरणी, द्वार दीपिका, कलानिधि, सार समुच्चय। मैंने कहा ना, विद्वान ही विद्वान रखेगा, लिखने पढ़ने वाले इंटेलिजेंट आदमी। ठीक है। और देखो, नाता कौन था, यह मंडन का भाई, इसका पूरा परिवार इंटेलिजेंट। देखो, मंडन जी खुद, और पीछे इनका बेटा और इनका भाई नाथा। इसने लिखा था वास्तु मंजरी। और बिकमचंद, यह चित्रकार था, इसने रस्सी का अष्टक नामक एक क्या बनाया था, चित्र बनाया था। ठीक है। अब आओ आगे के पेज पर। एक था इनके दरबार में कवि मेहा। कवि मेहा ने तीर्थमाला नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें 120 तीर्थों का क्या था, वर्णन था। ठीक है। और इसके दरबार में जैन विद्वान भी रहते थे। जैन विद्वान कौन कौन है, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सोमदेव, माणिक्य, टीला भट्ट, भुवन सुंदर सूरी, टीला भट्ट, भुवन सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, और जो ये आपके सुंदर गणी, जयचंद्र सूरी। अब देखो, सूरी सूरी लगे हुए हैं ना आगे, तो समझ गए ये सब क्या थे, जैन विद्वान थे। ठीक है। एक बार और पढ़ लो इनको, 2-4 बार सुनोगे तब तक कुछ दिमाग में सेट ही हो, स्थायी हो। सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सोमदेव, माणिक्य, टीला भट्ट, भुवन सुंदर सूरी, और सुंदर सूरी, और सुंदर गणी, जयचंद्र सूरी। ये इनके क्या थे, दरबारी विद्वान थे, जैन विद्वान। अब देखो आगे, आगे है राणा कुंभा की उपाधियां। अब हम राणा कुंभा की उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड। अब आ जाओ राणा कुंभा की उपाधियों पर। इनको एक तो हिंदू सुल्तान कहते हैं, वीणा वादन प्रवीणैन, ये उपाधि क्यों दी, वीणा में निपुण होने के कारण। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत में ज्ञान होने के कारण। ये उपाधियां हैं, ये उपाधियों का रीजन है कि इस वजह से। और इनको राजगुरु, दान गुरु भी कहा जाता है। इनको हाल गुरु भी कहा जाता है। हाल गुरु क्यों कहा जाता है, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। और आगे है छाप गुरु की उपाधि, नरपति, अश्वपति, गजपति। गजपति क्यों कहते थे, विशाल सेना का स्वामी होने के कारण। महाराजा धीराज, राव राय, राणे राय, चाप गुरु, राय रायन, ये भी इनकी उपाधियां थी। राणो रासो, ये उपाधि किस कारण थी, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण। और देखो आगे, यह स्वयं को परम भागवत कहता है। कौन, राणा कुंभा अपने आप को क्या कहते थे, परम भागवत। वे आदि उराहे की उपाधि भी धारण की थी इन्होंने। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार, दानी राजा भोज व कर्ण से भी बढ़कर बताया गया है। दान पुण्य भी बहुत करता था ये। आगे देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में नंदेश्वर, तारकेश्वर व, एक तो नंदेश्वर तारकेश्वर, ये पूरा साथ में, और संग्राम विशंभरों की, संग्राम विशंभरों भी कहा गया है। 2 चीज बताई गई है,
राणा कुंभा को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, एक तो नंदेश्वर तारकेश्वर और दूसरा संग्राम विशंबरों। कुंभा जीवन के अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से ग्रसित हो गया था। उन्मादी रोग मतलब एक तरीके से ये ज्यादा सोच विचार करता था, बाद में एकदम गुमसुम रहने लग गया, गुमसुम टाइप है ना। बोलते तो ये पहले से भी कम थे। अब देखो विद्वान आदमी है ना, वो ज्यादा ऐसे बोलता वगैरह नहीं है कि भाई हर कहीं पर हंसी मजाक कर लिया ये वो, वैसे नहीं। ये धीर गंभीर टाइप के थे पहले से ही, और उन्मादी रोग होने के बाद में और ज्यादा गुमसुम रहने लग गए। अब हुआ क्या था, आगे मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी इनकी। इनका जो बेटा था एक, ये 1468 की घटना है। इनका बेटा था उदय सिंह। ये उदय सिंह है फर्स्ट, इनको बोलते हैं उदय सिंह फर्स्ट। आगे जाकर जो महाराणा प्रताप के पिताजी आएंगे वो कौन है, वो उदय सिंह सेकंड है। ये उदय सिंह फर्स्ट है जो राणा कुंभा के बेटे उदय सिंह फर्स्ट, यह मेवाड़ के शासकों का क्या है, पितृहंता है। पितृहंता मतलब इस उदय सिंह फर्स्ट ने, राणा कुंभा के बेटे ने अपने पिता अर्थात राणा कुंभा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब देखो बताया इस प्रकार जाता है कि राणा कुंभा ज्यादातर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि भाई मालवा और गुजरात वालों के लगातार इनके जीवन काल में क्या होते गए, आक्रमण होते गए, और इनको अपने बेटों में से कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं लगा कि भाई ये योग्य है, ये मेरे जाने के बाद में पीछे जो सारा राजपाट है उसको संभाल लेगा। इस बात को लेकर ये बहुत चिंतित रहते थे कि भाई मैंने तो चलो जैसे तैसे, क्योंकि ये अपने जीवन काल में कभी भी क्या नहीं हुए, हारे नहीं, कोई भी युद्ध नहीं हारे, अपनी सूझबूझ और बुद्धि के बल पर सब कुछ झुका दिया। लेकिन ये टेंशन लेते थे कि अब मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा, भाई बेटों में कोई योग्य नहीं है, इस बात को लेकर भी चिंतित रहते थे। तो बताते हैं कि काफी समय तक उत्तराधिकारी घोषित किया नहीं, और बेटों से ये थोड़ा बहुत था ही ऐसे, ठीक है। तब बताते हैं कि 1468 में मामादेव कुंड है, वहीं पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। मामादेव कुंड के पास इनका जो बड़ा पुत्र था उदा, जिसे उदयकरण या उदय सिंह भी कहा जाता है, इस उदय सिंह ने कुंभा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, और ये मेवाड़ का क्या कहलाया, पितृहंता, ठीक है। अब देखो राणा कुंभा जैसे आदमी को मार दिया। अब मारा और मारा, मारा तो किसको मारा, अपने पिता को, और राणा कुंभा जैसा विद्वान आदमी, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड आदमी था, इसको मार दिया। इससे इसकी भर्त्सना भी खूब हुई, ठीक है। इसके एरिया में जो रावल वगैरह होते थे ना पीछे, रावत जागीरदार वगैरह, उन्होंने इसकी खूब आलोचना की, क्योंकि इनका क्या था, सबका विशेष जुड़ाव था कुंभा से, और हो भी क्यों नहीं, इतना मतलब गुणी आदमी, ठीक है। अब आगे क्या होता है, राणा कुंभा था जब जीवित थे, राणा कुंभा ने नागौर के फिरोज खान की मृत्यु हुई। नागौर में चूंकि आपको मालूम है नवाबों का राज था, तो फिरोज खान की मृत्यु होने पर उसके पुत्र शम्स खां कौन था, फिरोज खान का बेटा, तो शम्स खां की मुजाहिद खां के खिलाफ सहायता करता है। अब मुजाहिद खां कोई था, उसका इस शम्स खां पर ये क्या कर रहा था, आंख दिखा रहा था लड़ाई वगैरह के लिए, क्यों, क्योंकि इसकी फिरोज खान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तब देखो इसकी सहायता की थी शम्स खां की, क्यों सहायता की कि पहली बात तो भाई इसके पिताजी वगैरह की डेथ हो गई, दूसरी सबसे मेन बात, राणा कुंभा बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी आदमी था, दिमाग वाला बुद्धिजीवी था। तो इसने आइडिया लगाया कि भाई इधर मालवा और गुजरात से तो निरंतर आक्रमण हो ही रहे हैं, भविष्य में कभी नागौर की तरफ से आक्रमण ना हो, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, तो ये हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए राणा कुंभा ने इसकी क्या की थी, शम्स खां की सहायता की थी। लेकिन शम्स खां शासक बनते ही बदल जाता है। अब उसके तेवर बदल गए, शासक बनते ही सब कुछ भूल गया पिछली जो हेल्प की हुई। तब कुंभा उसे क्या करता है, पराजित करता है। अब आगे देखो उदा वाली बात। उदा अपने पिता की हत्या कर शासक बनता है, लेकिन पितृहंता होने के कारण मेवाड़ के सरदार उसे पसंद नहीं करते। यह 5 साल शासक रहता है। अब बताते हैं कि 5 साल तक जब इसने शासन किया तो राजकार्य कुछ भी ये ढंग से नहीं देखता था, हर वक्त सूरा सुंदरी में लीन रहता था, है ना, कुछ भी अच्छा नहीं था इसका, ठीक है। कुछ अच्छा होता तो राणा जी थे, कुंभा जी, वो खुद ही तो बना देते इनको शासक। तब इसके जो छोटे भाई थे, कौन, रायमल ने इसे दाड़िमपुर, जावी, पानगढ़ और चित्तौड़ के युद्धों में पराजित किया। किसे, अपने बड़े भाई उदा को। अब जो सरदार थे वो सारे, उनको लगा कि भाई अब इन सब में ठीक कौन है, एक रायमल ही है, लेकिन रायमल क्या है, छोटा है,
तो रायमल को सब लोग योग्य मानते थे, तो सब उनके साथ हुए, बोले कि महाराज हम आपके साथ हैं, आप इन जो आपके बड़े भाई है उनको राजगद्दी से उतारिए और आप संभालिए, वरना ये मेवाड़ में कुछ हम आगे हमारा कोई भविष्य नहीं रहेगा। तो ये सब किसके साथ आ गए? रायमल के साथ आ गए। फिर इसका युद्ध होता है अपने बड़े भाई से, दाड़िमपुर, जावी, पानगढ़ और चित्तौड़, ये युद्ध होते हैं। इन युद्धों में इसको परास्त करता है, ठीक है। और उसके बाद में खुद रायमल चित्तौड़ की जो राजगद्दी थी, मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठ जाता है। आगे जाकर इसी रायमल का बेटा होगा राणा सांगा, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे क्या होता है बताते हैं कि जब इसको युद्ध में हरा देते हैं तो ये उदा भागता है इधर मालवा साइड, और मालवा साइड भागते वक्त बताते हैं कि इसके ऊपर बिजली गिरने से क्या हो गई? मौत हो गई। अब देखो, ऐसा कार्य करेगा, अपने पिता को मारा तो हश्र ऐसा ही होता है। तो इस कारण से बिजली गिरने से उदा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इतना पढ़ाने के बाद ये सारा कुछ आप बताना कि आपको किस प्रकार लगा, कैसा समझ में आया। इसी के साथ अपना मेवाड़ वाला टॉपिक कंप्लीट है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम सांगा क्यों नहीं पढ़ रहे। हालांकि दिल्ली सल्तनत काल के संबंध आगे भी जारी हैं हमारे, ठीक है, लेकिन सांगा पढ़ना भी चाहिए, इस टॉपिक के साथ अटैच भी करना चाहिए राणा सांगा। लेकिन फिर भी हम राणा सांगा को यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे, इसका एक विशेष रीज़न है, वो मैं रीज़न बताऊँ। हालांकि यहाँ पर ये रायमल बन गया, अब इसके आगे हमको सांगा तक पढ़ना है, ठीक है। रायमल का कोई विशेष रोल नहीं है, सांगा है। अब इसके आगे सांगा को पढ़ना था, लेकिन हम सांगा को यहाँ नहीं पढ़कर अपना चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको सिलेबस में। तो आ जाओ सिलेबस पर। ये रहा सिलेबस। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत, और उसमें हमने पढ़ा है मेवाड़, और मेवाड़ को ही आज हम अपना क्या मानते हैं? चैप्टर क्लोज मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? कंप्लीट। अब आगे के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रणथंभौर और जालोर, ये कोई विशेष नहीं है, छोटे छोटे ही। अब मैं बताता हूँ कि हम राणा सांगा का भी अध्ययन क्यों नहीं कर रहे। हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देखो, सांगा आगे और अटैच है। देखो, राजस्थान एंड मुगल्स, इसमें पहला ही नाम क्या है? सांगा। तो हम सांगा को वहाँ पर सेपरेट डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि पहली बात तो सांगा का खुद का पोर्शन है, वो खूब बड़ा है। और दूसरी बात, अभी हम सांगा को यहाँ पर पढ़े, फिर इनको वापस यहाँ पर और पढ़े। अब प्रताप को तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के काल के साथ जो संबंध है, दिल्ली सल्तनत काल था, सल्तनत काल में दिल्ली के साथ जो संबंध थे वो राणा सांगा तक ही है। क्योंकि राणा सांगा का कार्यकाल समाप्त होता है, तब तक जाते जाते जो दिल्ली सल्तनत काल है ना, वो भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस वजह से राणा सांगा के आगे के मेवाड़ के जो शासक हैं उनके बारे में तो हमको पढ़ना ही नहीं है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। कौन सा? रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत। लेकिन राणा सांगा यहाँ पर हमको पढ़ना था, तो हम इसको क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हम उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जब राजस्थान एंड मुगल्स और सांगा, ये पहला ही टॉपिक सांगा उठाएंगे, तब सांगा को हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर सांगा को नहीं पढ़ते हैं, और इसी के साथ ही अपना मेवाड़ का टॉपिक होता है कंप्लीट। टोटल 4 पार्ट में अपना ये मेवाड़ है वो हो गया खत्म। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। पहले क्लास को देखना, 1-2 बार अच्छे से देख लेना। पहले एक बार देखना, उसके बाद नोट्स बनाना, उसके बाद में 1.5 गुना स्पीड करके वीडियो को फिर से देखना। तब आपके दिमाग में काफ़ी कुछ इमेज है वो क्लियर हो जाएगी। और लगातार रिवीजन करने से तो आपको मालूम ही है, प्रैक्टिस मेड ए मैन परफेक्ट, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना। धन्यवाद।